स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच गए 30 कदम 2.0 में और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 29, आपका यूनिट का नाम है, क्लास नंबर 29 है और यहाँ पर मिसलेनियस पार्ट 3 का बात किया गया है और इसमें हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और मैटर को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देख के आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। चलिए, पहला बोलता है संविधान के उद्देशिका, दैट मींस प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, अंग नहीं बोल रहा है। उद्देशिका को संविधान संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। तीसरा, उद्देशिका संविधान की व्याख्या में सहायक है और चौथा, उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। चलिए, अब एक एक स्टेटमेंट को देखते हुए जाते हैं कि कौन सा राइट हो सकता है, कौन सा रॉन्ग हो सकता है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है बोलता है। तो पहले चीज याद रखना है, अगर मैं प्रीएम्बल का बात करता हूँ, प्रीएम्बल का बात किया, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना का बात किया और प्रस्तावना का ही उसी को उद्देशिका बोला जा रहा है, तो ये तो आपका याद रखना है, ये पार्ट है किसका, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि संविधान का ये क्या आ जाएगा, संविधान का क्या हो जाएगा, ये भाग है। लेकिन आपने स्टेटमेंट में क्या बोला है, भाग नहीं है बोलता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, उद्देशिका को संविधान संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। प्रीएम्बल का अगर बात करता हूं मैं, तो प्रीएम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो लिखा हुआ है उसमें एक बार आपका अमेंडमेंट हो चुका है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो वर्ड, जो शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा सकता है कि यहाँ पर संशोधन करके बदला जा, अमेंडमेंट करके चेंज किया जा सकता है। तो ये चीजें राइट आंसर हो जाएगी। अब बात करते हैं उद्देशिका संविधान की व्याख्या में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन का बात करते हैं, तो उद्देशिका प्रीएम्बल में ही बहुत सारे लॉजिक्स दिए गए हैं, बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो बेसिस है, जो आधार है आपका। और आपका इसमें बात किया जाए तो ये जो तीसरा ऑप्शन भी क्या रहेगा, आपका राइट रहेगा। उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा नहीं है बोलता है आपका, द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया कि इसमें प्रीएम्बल में बताया गया है, और बेसिक स्ट्रक्चर को हालांकि कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, वो फोर्थ स्टेटमेंट कि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है बोल रहा है प्रीएम्बल, तो ये चीजें गलत है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपको याद रखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 यहाँ पर राइट होंगे। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 2 और 3 कहां पर है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा आपका, बी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग का बात करता है, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में बोलता है। पहला बोलता है इट इज ओनली वर्ड्स लॉ इनकॉन्स्टिट्यूएंट विद द फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात है, यह केवल मूल अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य करता है। ये बिल्कुल का बिल्कुल 100% सही आएगा। जो असंगत है, इनको आपका कंसिस्टेंट है, अगर फंडामेंटल राइट्स के अगर ये चीजें बात करता है तो उनको क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ये बिल्कुल राइट होगा इस चीज को। या फिर बोला जाएगा, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और ऐसा कोई लॉ बन जाता है जो ओवरलैपिंग करने की कोशिश करता है फंडामेंटल राइट को, तो उसको हम वॉइड मानेंगे एक चीज को। तो ये पहला आपका स्टेटमेंट सही है। यह संविधान पूर्व और संविधान पश्चात कानून दोनों पर लागू होता है। इट अप्लाइज बोथ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आर्टिकल 13 के बहुत सारे सब क्लॉज हैं, यानी कि उपखंड हैं। उस उपखंड में बताया गया है कि पूर्व और पश्चात में बने और आपके जो नियम है या कानून है वो दोनों पर लागू होते हैं। तो ये भी चीज आपका स्टेटमेंट सही आ जाएगा। तीसरा बोलता है अनुच्छेद 13 का 4 यानी कि 13 का सब क्लॉज 4 संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता है, क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता बोलता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखाया गया है वो स्टेटमेंट गलत है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा, केशवानंद भारती निर्णय में 13 के 4 को अप्रभावी कर दिया गया, बिल्कुल किया गया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो वो चीज करना आवश्यक समझा गया, इसलिए यहाँ पर अप्रभावी कर दिया गया। तो आपका जो आंसर जो आ रहा है वो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका सी,
इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए आगे चलते हैं इसका आंसर देखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, आर्टिकल 14 के बारे में बोलता है। आर्टिकल 14 क्या के बारे में बताता है, तो ये 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं। पहला याद रखना आर्टिकल 14 का मैटर आएगा, ये बताता है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आपका विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता को बताता है। और दूसरा चीज बताता है आपका विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण बोलता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 14 में बताया गया है ये चीजें। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या, या विधि के समक्ष समानता देता है, बिल्कुल देता है, ये राइट आंसर है। या विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। या पूर्ण समानता की अवधारणा पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करता है। क्या एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात किया गया है? अगर यहाँ पर याद रखना है आपको, एब्सोल्यूट इक्वलिटी अगर होती तो आर्टिकल 14 का कोई भी आपका एक्सेप्शन केस नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन केस का मतलब अपवाद नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 14 का भी अपवाद है, इसी कारण ये एब्सोल्यूट इक्वलिटी का बात नहीं होगा। तो ये चीजें रॉन्ग हो जाएगी, इस चीज को याद रखना। यह तर्क संगत वर्गीकरण की अनुमति देता है, ये रैशनल क्लासिफिकेशन का वो अलाउ करता है, ये बिल्कुल बात सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही और राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, 1 to 4 इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में बात करता है। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में बात करेंगे तो स्वतंत्रता की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर केवल नागरिकों को प्राप्त है क्या, तो बिल्कुल याद रखना अनुच्छेद 19 का संबंध केवल और केवल किससे, आपका नागरिकों से, सिटीजन से है। तो पहला ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा। दूसरा 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का बात करता है, 1978 का बात करता है के बाद अनुच्छेद 19 केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण में निलंबित होता था। तो यहाँ पर वॉर और आपका एक्सटर्नल आपका एग्रेशन का बात करता, तो ये भी चीजें सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्या केवल एक सही है, गलत आ जाएगा, ये भी गलत आ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आ जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग का बात करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया, यह केवल शारीरिक स्वतंत्रता यानी कि फिजिकल लिबर्टी का बात करता है क्या, तो आर्टिकल 21 का बात करेंगे तो इसमें लिखाया हुआ है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है। फिजिकल लिबर्टी के साथ साथ लाइफ की भी बात करता है। किसका बात करता है, लाइफ का भी बात कर रहा है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ न्याय संगत प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर बोला गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ डिड नॉट मीन द ड्यू प्रोसेस का बात किया, ये स्टेटमेंट सही है। मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। एक दूसरे के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चीज बोला गया, ये भी चीजें सही है। और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का दायरा समय के साथ विस्तृत हुआ है, क्योंकि हमको लाइफ और आपका फिजिकल आपका लिबर्टी के बारे में पता चलता है, और इसमें हम दायरा जो होता है विस्तृत करते गए हैं, एक्सप्लोर करते गए हैं, एक्सपांस करते गए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही आता है। तो स्टेटमेंट जो सही है वो 2, 3, 4 है। और यहाँ पर देख लेते ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका 2, 3, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बात करता है, डीपीएसपी का बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बात करता है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ये मौलिक अधिकारों से उच्च स्थान रखते हैं, बिल्कुल गलत है, रैंक हायर नहीं है इनका। एक चीज को याद रखना, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, डीपीएसपी में किसी चीज से रिलेटेड वायलेशन होता है तो इसके लिए आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते डीपीएसपी के लिए, जबकि फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में चैलेंज या इन्फोर्सेबल कोर्ट में है, इस चीज को याद रखना। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। और संसद इन्हें लागू करने हेतु कानून बना सकती है, ये भी चीजें राइट आंसर आएगा। तो 1, 3, 4 आपका दिखाई दे रहा है, ए इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो होता है आंसर जो होगा वो ए होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड मैटर का बात करता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 368 इटसेल्फ प्रोवाइड द पावर ऑफ द अमेंडमेंट। 368 स्वयं संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल यह राइट आंसर है, क्योंकि 368 यानी कि आर्टिकल 368 का रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। सभी संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है क्या? सिंपल मेजोरिटी से जितना भी अमेंडमेंट होता है क्या? ये चीजें तो सिंपल मेजोरिटी भी हो सकती है, ये भी याद रखना है। सिंपल मेजोरिटी या ऑर्डिनरी मेजोरिटी या कंप्लीट मेजोरिटी बोल सकते हैं। आपका कंप्लीट मेजोरिटी भी एक टाइप होती है, पूर्ण बहुमत का टाइम होता है आपका। स्पेशल मेजोरिटी का भी बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट हो ये जरूरी नहीं है इस चीज का, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ संशोधन हेतु राज्य की पुष्टि आवश्यक है। सम अमेंडमेंट रिक्वायर द रेक्टिफिकेशन ऑफ बाय द स्टेट बोलता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बात किया जाएगा स्टेट्स का। और संशोधन शक्ति असीमित है। दिस अमेंडमेंट पावर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो नहीं है, कहीं ना कहीं पर वहां पर रोक या फिर एक दायरा बनाया गया है संशोधन का। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है असीमित है क्या? तो ये चीजें नहीं है। तो आंसर जो आ रहा है वो 1 और 3, 1 और 3 जो सही है स्टेटमेंट। जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा? 1 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं रिगार्डिंग द फेडरल सिस्टम द इंडियन यूनियन इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का बात करता है। पहले स्टेट में भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगर इसका रिलेशन अपन देखेंगे, कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं, निष्कर्ष के तौर पे देखेंगे, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं कहाँ आएगा? आपका आर्टिकल अनुच्छेद 1 से रिलेटेड आएगा, जिसमें बोला गया है भारत तथा इंडिया राज्यों का क्या होगा? आपका संघ होगा। इस चीज को बोलता है, यानी कि स्टेट को हम विनाश कर सकते हैं। इस चीज को याद रखना। स्टेट को विनाश करने का बात करता है, राज्यों को विनाश का अगर बात करता है, इसका मतलब अगर एक स्टेट ए है उसको हम कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अदर स्टेट बनाया जा सकता है। बट इंडिया को अगर डिवाइड करने का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं हो सकता, इसी कारण अविनाशी संघ बोला गया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है वो चीजें सही है, एक चीज को याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट चलते हैं। आपातकाल संघीय ढांचे को एकात्मक बना देता है। ये बोलता है एन इमरजेंसी ट्रांसफॉर्म द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन का बात करता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 356 का मैटर को बोलते हैं कि जब स्टेट की मशीनरी काम न करता हो, ढांचा जब काम न कर रहा हो, तो पूरा का पूरा शक्ति किसके पास आ जाता है? केंद्र के पास आ जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि आपातकाल संघीय ढांचे को एकात्मक बना देता है। मतलब जो शक्ति वो किसके पास चले जाती है? सेंट्रल के पास चले जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। क्या रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन द स्टेट की बात करता है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अवशिष्ट शक्ति हम इसे अगर बात करेंगे केंद्रीय स्तर पर बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, तो किसके पास होता है? आपका केंद्र के पास होता है। किसके पास? सेंट्रल के पास होगा। और इससे रिलेटेड लॉ मेकिंग का जो काम करेगा, आपका लॉ मेकिंग का काम या पॉलिसी मेकिंग का जो काम करेगा वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करता है। कौन करता है भाई? पार्लियामेंट, यानी कि संसद करेगा। इस चीज को याद रखना है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपका गलत है, इस चीज को याद रखना। चौथा स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है? देखते हैं। भारत में द्विसदनात्मक शासन है, तो बाइकैमरल सिस्टम है इंडिया में, बिल्कुल है, याद रखना है। सेंट्रल लेवल पे अगर बात करेंगे हम, तो सेंट्रल लेवल पर देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा होता है। वैसे स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर होता है आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का बात करता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद का बात करता है। तो भारत में कहीं ना कहीं बाइकैमरल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो भारत में ये चीजें जो स्टेटमेंट लिखा गई ये भी सही होगा। तो हमारा जो सही हो रहा है वो ऑप्शन कौन कौन सा है? आपका 1, 2 और 4 है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो पहला ही दिख रहा है आपका ए, 1, 2, 4, ये राइट होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। नंबर 9 में चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश के संदर्भ में रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस का बात करता है। अध्यादेश की शक्ति विधायी होती है। द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस इज लेजिस्लेटिव। एक चीज को याद रखना, तो ये चीजें राइट आंसर होगा। यह केवल संसद सत्र के बीच जारी हो सकता है। यह संसद सत्र के बीच जारी हो सकता है क्या? तो संसद का जब सत्र ना चलता हो तभी अध्यादेश जारी होता है। तो ये चीजें गलत आ जाएगी। अध्यादेश न्यायिक समीक्षा से पूर्णता बाहर रहता है, ये बिल्कुल गलत है। अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला और चौथा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया आपका 1 और 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं किसके बारे में, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है या संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है क्या। तो एक चीज आपको याद रखना है कि न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू के बारे में संविधान में स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, तो पहला ये चीजें याद रखना है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। या संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना है, जुडिशियल रिव्यू का रिलेशन कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर से है, तो इस चीज को याद रखना, ये चीजें राइट हो जाएगी। या केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू का एक पावर होता है इस चीज को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यह विधायी और कार्यकारी दोनों पर लागू होता है, इट अप्लाइज बोथ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको जो राइट है वो सेकंड ऑप्शन और आपका फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकंड और फोर्थ किसमें दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो ये ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं लोकसभा के संदर्भ में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसकी अधिकतम संख्या निश्चित होती है, इट हैज द फिक्स मैक्सिमम मेंबरशिप, तो मैक्सिमम मेंबरशिप इसकी फिक्स नॉट फिक्स आएगा, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये चीजें ऑप्शन गलत हो गई। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, इस चीज को याद रखना है, डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, इट्स टर्म इज इंडेफिनिट बोलता है, निश्चित होता है क्या। तो लोकसभा का कार्यकाल जनरली या सामान्यता माना जाता है कितना साल, 5 साल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, आपका 1, 3 और आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, आपका 1 और 3 ये सही है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका टर्म इंडेफिनिट होता है क्या, तो ये कार्यकाल अनिश्चित होता है क्या, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, राज्य सूची के विषय में, स्टेट लिस्ट के मैटर में बात करता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, ठीक है, तो हर राष्ट्रीय महत्व के विषय से रिलेटेड ये नहीं होता है। अगर ऐसा मैटर आ जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर में आ जाएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा निकाला जा सकता है, हर विषय राष्ट्रीय महत्व का नहीं होता है, इस चीज को आपको याद। संसद सामान्यतः इस पर कानून नहीं बना सकती है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। आपातकाल में संसद कानून बना सकती है, ये भी राइट आंसर है। अवशिष्ट विषय इसमें आते हैं, अवशिष्ट विषय इसमें नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कौन सा, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। अनुच्छेद 301 के संदर्भ में आगे रिगार्डिंग आर्टिकल 308 क्या क्या यह मौलिक अधिकार है क्या, यह मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें बात किया गया किसका, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार अब नहीं है। क्या राइट है, लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। संपत्ति से वंचित करने हेतु विधि आवश्यक है, बिल्कुल है। यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। तो इसका ऑप्शन जो होता है पहला ऑप्शन गलत आ जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, बात करें रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, मूल कर्तव्य से रिलेटेड अगर बात किया जाएगा तो पार्ट आ जाएगा। पार्ट किसका बात करते हैं, पार्ट 4 का ए का बात करते हैं, 51 का ए का बात करते हैं, और इसमें बताया गया फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो बिल्कुल गलत है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ये 42वां संशोधन जोड़े गए हैं, बिल्कुल राइट है। 1976 इनकी संख्या 11 है, ये भी सही है, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अब यहाँ पर देखना है ये नागरिकों पर मूल कर्तव्य किसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 और 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नागरिकों पर लागू होते हैं, ये भी चीजें सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करता है। इसे सामान्य कानून भी बनाए गए थे आपका, अगर बात करता है तो यहाँ पर याद रखना है सामान्य कानून भी बनाए गए थे। यह पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी क्या, फुली इलेक्टेड बॉडी थे क्या, इलेक्टेड बॉडी, फुली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। यह एक संप्रभु निकाय थी, संप्रभु निकाय थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल याद रखना है, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, संविधान की कठोरता के संबंध में। भारत का संविधान पूर्णतः कठोर है, बिल्कुल गलत है। ये लचीला भी आपका, रिजिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देता है। कुछ भाग सरल बहुमत से बदले जा सकते हैं, बिल्कुल ये चीजें सही है। कुछ संशोधन विशेष बहुमत मांगते हैं, बिल्कुल सही है। संघीय ढांचे से जुड़े
संघीय ढांचे से जुड़े संशोधन में राज्यों की सहमति आवश्यक है, ये भी चीजें सही है। तो 2, 3, 4 आपको सही दिखाई दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं अनुच्छेद 356 यानी कि आपका बात कर रहे हैं किसका, आपका राष्ट्रपति शासन का बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल का। यह राज्य आपातकाल से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। इसका दुरुपयोग हुआ है, ठीक है, इसका दुरुपयोग हुआ है कई बार। इसका न्यायिक समीक्षा संभव है, न्यायिक समीक्षा संभव है। यह स्वतः लागू होता है, यह स्वतः लागू नहीं होता, इस चीज को याद रखना है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के संदर्भ, ये इसे स्वयं के अवमानना पर दंड देने की शक्ति है, बिल्कुल है। आ गया कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ में आपका यहाँ पर पनिश करने का, यह मूल अधिकार प्रवर्तन कर सकता है। इट कैन इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, ये इसका अधिकार है, संसद घटा सकते हैं, घटा नहीं सकती है। यह मूल अधिकार प्रवर्तन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह संविधान के अधीन है, ये बिल्कुल है। तो 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1, 2 और 4 कहाँ पर है, ए इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार आंसर इसका, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर बात करते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार का बात, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का बात करें, यह संविधान में पूर्णतः परिभाषित है। तो एक चीज याद रखना है, दे आर फुल्ली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, तो बिल्कुल गलत है। पूर्णतः इसका उद्देश्य विधायी स्वतंत्रता है, दिस एम इट इज लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस का बात करता है, तो ये चीजें सही है। न्यायालय में इसे कभी चुनौती नहीं दे सकते हैं, संसदीय चुनौती दिया जा सकता है, इस चीज को याद रखना, ये गलत है। और इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, और ये चीजें सही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका बी ऑप्शन 2 एंड 4 इज राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, संविधान के मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के सामने यह संविधान में उल्लेखित है क्या, बिल्कुल गलत है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उल्लेखित नहीं है। यह न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत है, ठीक है। किसके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये राइट आंसर। संसद इसे संशोधित नहीं कर सकती है, बिल्कुल ये राइट आंसर, संशोधित नहीं कर सकती है। इसके तत्व निश्चित हैं, इसके तत्व निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 और 3, 2 और 3 इसके राइट आंसर होंगे, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग बात करते हैं। पहला दिया है आपका अनुच्छेद 368 के एक संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। 368 के 1 में सब क्लॉज 1 में बोला गया है कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पावर रहेगा वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। संविधान संशोधन विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है क्या, लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है, तो लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंतर्गत आता है आपका, ये चीज को याद रखना है। मूल संरचना सिद्धांत अनुच्छेद 368 से ऊपर है, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो एक चीज को याद रखना है, ये भी सही है। प्रत्येक संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, ये भी चीजें सही आ जाएंगी। तो पहला, तीसरा और चौथा आपका ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलते हैं अनुच्छेद 14 के संदर्भ में समानता का अधिकार मनमानी राज्य की कार्रवाई को निषिद्ध करता है, तो ये चीजें ऑप्शन सही आ जाएंगी। पहला स्टेटमेंट सही है। तर्क संगत वर्गीकरण का बात, इंटेलिजेंस डिस्टिंक्शन का बात करता है, के लिए बुद्धिगम्य भेद आवश्यक है, तो ये चीजें भी सही आ गई। समान स्थिति में असमान व्यवहार हमेशा असावधानिक होता है, हमेशा असावधानिक का बात नहीं आएगा। अनुच्छेद 14 केवल विधायी कार्यवाही पर लागू होता है, ये भी चीजें गलत आ जाएंगी। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दिखाई दे रहा है ए में, और ए जो ऑप्शन रहेगा वो उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करते हैं, आर्टिकल 19 का बात करते हैं। आर्टिकल 19(1) के ए में प्रेस शब्द स्पष्ट रूप से नहीं है, बिल्कुल ये चीजें याद रखना है, प्रेस शब्द स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। युक्तियुक्त प्रतिबंध की अवधारणा न्यायालय द्वारा विकसित की गई है, ये भी चीजें सही है। सभी प्रतिबंध केवल अनुच्छेद 1902 और 6 में दिए गए हैं, ये भी चीजें सही है। तो तीनों ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहे हैं, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 21 के संदर्भ जीवन शब्द का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही आ जाएगा। एग्जिस्टेंट का होना ही जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 क्या बोलता है आपका, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी का बात करता है आपका,
इसी का दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है, ये चीज सही है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन अनुच्छेद 32 के बिना चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल ये राइट आंसर आ जाएगा। अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है क्या, तो ये चीज गलत है, केवल नागरिकों के लिए नहीं है, ये गैर नागरिकों यानी कि नॉन सिटीजन के लिए भी आएगा। प्रक्रिया केवल विधि द्वारा स्थापित होना पर्याप्त नहीं है, ये भी चीजें सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर बात करते हैं, निवारक निरोध के संबंध में, या निवारक निरोध को वैधता प्रदान करता है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। विदेशी नागरिकों को भी निवारक निरोध से संरक्षण मिलता है, ये चीजें गलत आ जाएगी। सलाहकार बोर्ड का निर्णय बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है क्या, सलाहकार बोर्ड जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, ये भी चीजें गलत आ जाएगी। संसद अधिकतम निरोध अवधि तय कर सकती है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला और चौथा यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट के रिलेटेड आर्टिकल 12 से रिलेटेड बात करता है आपका। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में बोलते हैं अन्य प्राधिकरण शब्द स्थिर अर्थ रखते हैं क्या, आपका फिक्स मीनिंग रखते हैं क्या, बिल्कुल चीजें गलत आ जाएगी। सरकारी नियंत्रण राज्य होने की निर्णायक कसौटी है, बिल्कुल ये चीजें राइट आ जाएगी। निजी निकाय कार्यात्मक रूप से राज्य हो सकते हैं, ये भी राइट आ जाएगा। केवल संवैधानिक निकाय ही राज्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत। संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही स्टेट हो, ये जरूरी नहीं है, इस चीज को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करता हूँ, न्यायिक समीक्षा के संबंध में, यह संविधान के पाठ में शब्दशः उल्लेखित है, बिल्कुल गलत है। या प्रशासनिक कार्यवाही पर भी लागू होता है, ये चीजें सही आ जाएगा। या मूल संरचना का भाग है, सही है। और संसद इसे समाप्त भी कर सकती है, ये चीजें गलत आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, बोलता है आपातकाल के संदर्भ अनुच्छेद केवल एक विशेष आपातकाल में निलंबित हो सकता है, बिल्कुल राइट है। सभी प्रकार के आपातकाल में संघीय ढांचा समान रूप से प्रभावित होता है क्या, बिल्कुल ये गलत है। वित्तीय आपातकाल में न्यायपालिका के वेतन पर प्रभाव पड़ सकता है, ये चीजें सही है। अब तक सभी प्रकार के आपातकाल लागू हो चुके हैं, ये चीजें गलत आ जाएगा। तो पहला और तीसरा सही दिखाई दे रहा है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है संविधान की व्याख्या के संदर्भ में, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, बिल्कुल ये आपका सही है। न्यायालय संविधान निर्माता की मंशा से बंधा हुआ है क्या, न्यायालय क्या है आपका, स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते इंडिपेंडेंट है, किसी के आपका इसके ऊपर आपका जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है या बाउंडेड नहीं है इस चीज को, तो ये चीजें गलत आ जाएगी। मूल संरचना सिद्धांत व्याख्यात्मक परिणाम है, बिल्कुल सही है। और संविधान की सर्वोच्च संसदीय सर्वोच्चता से ऊपर है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला, तीसरा और चौथा आंसर राइट होगा। इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए